हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है केपलर्स लॉ, यानी कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी कि जो ग्रह हैं, सबसे पहले हमें ग्रह को समझना होगा। ग्रह अगर हम लोग अपने सौरमंडल की बात करें तो सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो जितने भी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रह हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो इन ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह हैं। अगर हम इसको अपने सौरमंडल से बाहर की बात करें तो जो किसी भी तारे के चारों ओर घूमते हैं, जैसे सूरज एक तारा है तो किसी भी तारे के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह हैं, और जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह हैं। तो ये हमें बचपन में सिखाया जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ अपने सौरमंडल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे केपलर ने कुछ नियम दिए थे कि किस तरीके से ये जो गति होती है वो किस तरीके से होती है। तो वो 3 नियम के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केपलर के पहला नियम बताइए, दूसरा नियम बताइए, या फिर तीसरा नियम बताइए, या फिर ये डायरेक्ट आ जाता है केपलर के तीनों नियम के बारे में डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे केपलर का नियम को समझने से पहले हमें ग्रह उपग्रह को समझना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं। तो केपलर ने ग्रहों, जो भी हमारे पास ग्रह हैं, जैसे जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए 3 नियम दिए हैं। और इन्हीं 3 नियम का आगे जाके यूज होगा। काफी साइंटिस्ट ने इनसे ही बहुत सारे नियम बनाए हैं। तो यहाँ पे पहला नियम है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, यानी कि पहला नियम जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम यानी कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, और तीसरा है परिक्रमण कालों का नियम यानी कि लॉ ऑफ पीरियड्स। तो हम लोग एक एक करके तीनों नियम को देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सिंपली ऐसे पूछा जाता है कि तीनों नियम के बारे में बताना है तो तीनों के नियम की डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर के लिए पूछा गया तो यहाँ पे आपको इनको प्रूफ भी करना होगा, यानी कि इनको दिखाना होगा कि जो आप बोल रहे हैं, जो नियम है, वो कैसे आपने उसको कैसे माना कि ये नियम काम करता है। तो वहां पे हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग पहला नियम देखते हैं, कक्षाओं का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो केपलर ने क्या कहा, हम लोगों को अभी पता है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हमें लगता है कि गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो केपलर का पहला नियम कहता है कि भाई ये जो ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर गोल चक्कर नहीं लगाते, यानी कि वृत्त में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ये एक इक्लिप्स में चक्कर लगाते हैं, या फिर ये कहें कि दीर्घवृत्ताकार। अब पहले तो इक्लिप्स या दीर्घवृत्ताकार को समझ लीजिए क्या होता है। पहले इसको सर्किल समझते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं, सर्किल इस तरह से होता है, ये सर्किल है, सर्किल यानी कि गोल, यानी कि वृत्त। अब अगर इसको हम पकड़ के दोनों तरफ से थोड़ा सा दबा दे तो ये थोड़ा सा चपटा हो जाएगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घवृत्त यानी कि इक्लिप्स। इसको बोलते हैं सर्किल और इसको बोलते हैं इक्लिप्स। यहाँ पे खासियत ये होती है कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, तो जिनको हम फोकस बोलते हैं। ये होते हैं 2 पॉइंट फोकस होते हैं, ये फोकस होता है। अगर हम इस लाइन को खींच दें तो इसको और इसको खींच दें, जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी लाइन खींच दें तो ये जो है रेडियस होती थी r, ये हर जगह पे बराबर होती है, लेकिन इसमें 2 रेडियस होती है। एक तो ये, इसको हम बोलते हैं b और इसको बोलते हैं a। छोटे वाले को हम a बोलते हैं, बड़ी वाले को हम b बोलते हैं, या फिर हम मतलब छोटे वाले को भी a और b बोल सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, इस तरीके का इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है दीर्घवृत्ताकार का। तो जो पहला नियम कहता है वो कहता है कि हमारे जो ग्रह हैं, जो सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं, वो इस तरीके से चक्कर नहीं लगाते, बल्कि इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 जगह फोकस होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो सूरज होता है वो इसके फोकस पे होता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर हम बात करें कि एक दीर्घवृत्ताकार, ये इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार बना लिया, मतलब बहुत अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन आप समझ के चलिए कि ये दीर्घवृत्ताकार बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे इसके फोकस होगा। तो कोई एक फोकस हम मान लेके चलते हैं, एक फोकस ये है। तो यहाँ पे क्या है, सूरज यहाँ पे है, सूरज यहाँ पर है, और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए ग्रह ये रहा, कहीं भी हो सकता है ग्रह, या फिर मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, ये इस पाथ में, यानी कि यहाँ आएगा, यहाँ पास में आएगा, यहाँ दूर जाएगा। तो आप अभी आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और हमारे इंडिया से बहुत सस्ती चीज, जो बहुत कम प्राइस में, यानी कि बहुत कम खर्चे में उपग्रह छोड़े जाते हैं। जैसे चंद्रयान छोड़ा गया, मंगलयान छोड़ा गया, तो वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके छोड़ा गया है। जैसे जब वो यहाँ आता है तो काफी तेज हो जाता है। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। लेकिन अभी आप पहला नियम समझिए क्या कह रहे हैं। कक्षाओं का पहला नियम क्या कह रहा है कि जो भी ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में
चक्कर लगाते हैं। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया कि ऑर्बिट्स कैसे होंगे, इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार। ये पहला नियम है। आपको इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड्रॉइड ऐप की, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आपको बुक में भी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेशन को लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप या तो बुक में देख लीजिए, सेम है डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि क्या होता है। पहला नियम कहता है कि जो ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और जहां पे सूर्य जो होता है यानी कि सन जो होता है वो उसके फोकस पे स्थित होता है या फोकस पर होता है। फोकस यहाँ पे दो है, तो एक फोकस पे ये सूरज होता है। जैसे मैंने आपको पहले तो ये बताया इक्लिप्स क्या होती है या फिर दीर्घवृत्ताकार जो दीर्घवृत्त क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, ये लंबाई थोड़ी कम होती है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम यानी कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि एक लाइन खींच दें, अगर हम ये ग्रह यहां पे है अभी, है ना, और मैं इसको ऐसी एक लाइन खींच दूं, यहां से मिला के इससे मिला के एक लाइन खींच दूं। अब ये क्या करेगा, अगर एक टी टाइम में या फिर छोटे से टाइम में यहां पे पहुंचा, है ना, यहां पे पहुंचा, तो ये लाइन यहां आ जाएगी, है ना। तो ये दूसरा नियम जो क्या है, दूसरा नियम कहता है कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करती है। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए, लाइन का मतलब है कि ये लाइन घूम रही है, ये लाइन यहां थी अब यहां आ गई, तो ये इसने जो क्षेत्रफल कवर किया, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला एरिया जो है कवर किया इसने, इतना एरिया इसने कवर किया, इतना क्षेत्रफल ढक लिया। तो ये समान समय में समान होता है, यानी कि चाहे यहां पर हो यहां पर हो। तो अगर मान लीजिए पहले यहां पे थी ये लाइन, तो अगर ये मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में, या फिर मान लीजिए 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, या 1 मिनट में, कोई भी एक टाइम मान के चलिए, तो उसको हम लोग टी मान रहे हैं। अब ये बहुत छोटी सी चीजों के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा डेल्टा टी क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, और अगर यानी कि डी टी क्यों ले रहे हैं। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि आपको छोटी मोटी डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी, तो हम जब भी छोटी चीज की बात करते हैं तो उसको डेल्टा टी ले लेते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा टी या फिर डी टी टाइम में ये इतना कवर कर रहा है, और अगर यहाँ पे होता या फिर ये जब यहाँ पे आएगा, तो जैसे मान लीजिए 5 मिनट में या 5 सेकंड में, जो भी टाइम लेना है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे भी हम अगर बात करें तो 5 सेकंड में मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पास में आया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ये रहा, तो यहाँ पे जो एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया यहाँ पे कवर हुआ, है ना। तो दूसरा नियम कहता है कि ये एरिया और ये एरिया, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वाली जो रेखा है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल कवर करती है या फिर समान क्षेत्रफल पार करती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग, यानी कि जो क्षेत्रफल उस टाइम में कवर कर रहा है। देखिए, किसी टाइम में कुछ करने को उसकी वेलोसिटी या वेग बोलते हैं, तो उस टाइम में वो जितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है उसका क्षेत्रफलीय वेग हो गया। तो ये कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, बदलता नहीं है। यानी कि यहां से यहां तक जाने में जितना उसको टाइम लगेगा, तो जितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा उतना ही क्षेत्रफल यहां पे भी कवर करेगा। ये तो नियम हो गया, ये तो नियम हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर हम इसका है कि इसको हमें भरोसा नहीं है, हमें तो करके दिखाओ कि कैसे हो रहा है, तो इसकी प्रूविंग भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ तीनों नियम लिखिए, और आपका 2 या 3 नंबर का आता है, तो आप सिंपली तीनों नियम लिख दीजिए एक नंबर में। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि डिटेल में लिखिए, या फिर आपको इस तरह से पूछा जाता है कि इसको प्रूफ करिए, तो प्रूविंग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आपका ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रूविंग अपने आप कर देनी चाहिए, आपके टाइम के ऊपर। जितना ज्यादा अच्छे से आप लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ सूरज को एस, सोर्स एस, आई थिंक रेड कलर में ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं सब ब्लैक ही रखता हूँ। ये एस है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, और इसको मान लेते हैं डी है। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि इसने जो क्षेत्रफल कवर किया है और इसने क्षेत्रफल कवर किया है, वो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। यानी कि क्षेत्रफल ऑफ एरिया ऑफ ए बी एस बटे डेल्टा टी या फिर डी टी बराबर एरिया ऑफ सी डी एस अपॉन डेल्टा टी। यानी कि कहने का मतलब डेल्टा टी दोनों में बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर होगा। ये तो हो गया इसका नियम। लेकिन हम कैसे मान लें, हमें तो प्रूविंग चाहिए, हमें तो भाई फिजिक्स का मतलब है कि सब कुछ करके बताओ। तो चलो इसको करके देखते हैं ना।
तो एक काम करते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, हमको ए और बी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ए और बी यहाँ पर बांध सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये दिखा दें कि ए यानी कि इसका क्षेत्रफल, और यानी कि हम ये दिखा दें कि क्षेत्रफल ऑफ एरिया ऑफ ए बी एस अपॉन डेल्टा टी जो है वो फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ए बी कहीं भी मान लो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी प्रूविंग ऐसे ही करनी है, और ऐसी प्रूविंग आपको एग्जाम में भी करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत छोटी सी दूरी है, तो इसको हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सूरज का चक्कर लगा रहा, बहुत बड़ा चक्कर होगा, और ये बहुत पास पास में होंगे। तो ये हम कह सकते हैं दो लाइन ऐसी गई हुई हैं। बार बार मेरे से रेड पेन आ जा रहा है हाथ पे, जो कि रेड पेन साफ साफ दिख नहीं रहा है। अब ये दो लाइन इस तरीके से मान लीजिए बहुत पास पास है, और यहाँ पे इस तरीके से गोल बना हुआ है। लेकिन अगर ये बहुत पास पास है तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज टाइप का बन रहा है, त्रिभुज टाइप का बन रहा है। और ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा है। ये जो एंगल है, जब बात करते हैं छोटी छोटी बातों की, छोटे छोटे, जैसे छोटा एंगल, छोटी डिस्टेंस, छोटा टाइम, तो हम हर में डी लगा देते हैं। ये डिफरेंशिएशन, इससे क्या होता है, जब छोटे के लिए निकाल लेते हैं तो बड़े के लिए हम सीधे सीधे डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो है पूरा हिस्से का निकल आता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया होता है, देखिए ये दोनों तो बराबर होंगी, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी, क्योंकि बहुत पास पास में है तो बहुत ज्यादा अंतर तो होगा नहीं। तो इसकी जो एरिया होता है वो होता है 1/2, यानी कि हाफ। ये लंबाई क्या है हमारी, ये लंबाई है हमारी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सीधे एस ए, या फिर यूं कहें कि ये लंबाई इंटू ये लंबाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर लंब इंटू बेस, हाफ लंब इंटू बेस। तो यहाँ पे ए बी इंटू और ये वाली लेंथ यानी कि ए एस, ये होगा। क्लियर है, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं, चूंकि एरिया भी छोटा है तो हम इसको कह सकते हैं डी ए। हम एरिया को ए से लिखते हैं तो हमने इसको कह दिया डी ए। अब देखिए डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ए बी क्या है, अब देखिए कोई भी सर्किल, अगर कोई भी चाप होती है उसके बीच में अगर कोण हमें पता हो थीटा, और ये हमें पता हो चाप है एक्स, है ना, और ये डिस्टेंस होती है आर, तो हम कहते हैं थीटा इक्वल टू, या फिर यूं कहें कि अगर हम बात करें आर इक्वल टू होता है, हमारे पास यहाँ पे चाप, त्रिज्या और थीटा दिया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें 9th 10th में पढ़ाया जाता है, तो हम वही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगर हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू होता है एक्स अपॉन आर, है ना, एक्स अपॉन आर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आर थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें डी थीटा पता है, ये हिस्सा है डी थीटा, है ना, तो डी थीटा पता है, ये डिस्टेंस हमने आर मानी है आर, और हमें बी ए या फिर ए बी, हमें ए बी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू आर थीटा होगा। तो थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं, डी थीटा, क्योंकि हमने छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं। तो आर डी थीटा, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग 9th में पढ़ते हैं। इंटू और ए एस पहले से क्या है, आर है, ए एस यानी कि ये लंबाई पहले से हम बता चुके हैं कि ये आर है। अब ये बन जाता है हाफ, ये आर और आर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर डी थीटा, है ना, और ये डी ए है। अब क्या करेंगे, हम सिंपली डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमें प्रूफ क्या करना है, डी ए अपॉन डी टी या फिर डेल्टा इक्वल टू फिक्स या कि कांस्टेंट हमें प्रूफ करना है ना। तो हमें डी ए तो है, हमें डी टी से डिवाइड करना होगा, तो हम इस तरफ भी डी टी से डिवाइड कर देंगे और इस तरफ भी डी टी से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या करना है, तो ये तो डी ए अपॉन डी टी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये हम लोग पहले चैप्टर में जो सर्कुलर मोशन है उसमें पढ़ चुके हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो होता है ओमेगा, है ना, ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और उसके बाद हमें आगे की बात करें तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ
हाँ, इसके बाद देखिए हम लोग ने कोणीय संवेग यानी कि इसके पहले घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, J इक्वल टू होता है जो कि कांस्टेंट होता है I ओमेगा, है ना। इसका मतलब होता है I ओमेगा, और I की वैल्यू हमने पढ़ी थी m r स्क्वायर ओमेगा, है ना। J इक्वल टू होता है m r स्क्वायर ओमेगा। अब मैं ये क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि देखिए हमें r स्क्वायर है ओमेगा है, r स्क्वायर ओमेगा है, तो अगर हम m को इधर नीचे डिवाइड कर दें तो J अपॉन m हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा, है ना। अब ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू समीकरण, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पे, यहाँ पे 2 से 1 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर हो जाएगा, देखिए r ओमेगा की जगह 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर ओमेगा की जगह हो जाएगा J अपॉन m, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं J अपॉन 2m, है ना, क्योंकि 2 का हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमें पता है कि फिक्स रहता है, J हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और m तो कांस्टेंट रहेगा ही क्योंकि वो मास है, उसके वजन तो कम हो नहीं जाएगा घूमते घूमते, है ना। तो ये सब कांस्टेंट है यानी कि ये फिक्स है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से हमें पता चला dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, और इस तरह से हमारा ये जो सेकंड नियम है वो प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है कि भैया इसका जो एरियल वेलोसिटी होगी, यानी कि चाहे वो दूर रहे या पास रहे, उसकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, यहाँ पे तेज होगी यहाँ पे कम होगी, लेकिन जो एक टाइम में उतना एरिया कवर करेगा वो फिक्स होगा। ये दूसरा नियम हो गया। और ये चूंकि हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है संवेग संरक्षण से, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नियम से। तो ये किस पे आधारित है? दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट एनर्जी, जो हमारे पास मोमेंटम पे आधारित है, यानी कि संवेग संरक्षण पे आधारित है। तो ये कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि केपलर के दूसरा नियम कौन से सिद्धांत पे आधारित है? तो ये कौन से सिद्धांत पे आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की। यहाँ पे संवेग, ये जो संवेग है ये कौन सा संवेग है? कोणीय संवेग है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरा आंसर लिखना होता है कि कोणीय संवेग संरक्षण। मैंने अभी संवेग संरक्षण बोल दिया था तो ये मिस्टेक्स है, ये ऐसा आपको नहीं लिखना है। कोणीय संवेग संरक्षण पे आधारित है, नॉट सिर्फ संवेग नहीं लिखना है, क्योंकि संवेग तो लीनियर संवेग भी होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की। अब हमारा जो तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स यानी कि परिक्रमण काल, परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण काल या फिर पीरियड क्या होता है? जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, कोई भी ग्रह इस फॉर्म में एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स में इसको ए बोला गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें नंबर हम ए और बी किसी को भी बोल सकते हैं। तो ये जो बड़ी लंबाई है ये 2a होती है, तो इधर से हम नाप रहे हैं आधी लंबाई, तो ये होगी। सिमिलरली ये 2b होती है तो आधी लंबाई b होगी, है ना। तो यहाँ पे तीसरा नियम क्या कहता है? अगर हम लोग पूरा एक चक्कर लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल या फिर पीरियड बोलते हैं, एक पूरा चक्कर लगाना। तो यहाँ पे तीसरा नियम कहता है कि ग्रहों के परिक्रमण चाल या फिर जो परिक्रमण काल जो होता है, काल t, इसको हम लोग t से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इसको 1 साल लगता है तो 1 साल को हम लोग लिखते हैं t। तो ये जो पूरा टाइम है, जैसे धरती को 1 साल लगता है सूरज के चारों चक्कर लगाने के लिए, तो धरती का परिक्रमण साल क्या हो गया? 1 साल। तो t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कि अनुक्रमानुपाती होता है किसके? ये जो आपकी लंबाई वाली अक्ष है उसके आधे, यानी कि a। ये पूरा 2a होता है। मैंने जैसे आपको बताया इसमें r होती है इसकी त्रिज्या, इसमें a और b दो तरह की त्रिज्या होती है। तो इसकी जो अर्ध त्रिज्या है a, उसके क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा सा स्टेटमेंट हो गया कि इसका स्क्वायर यानी कि परिक्रमण काल का स्क्वायर इसकी जो दीर्घ त्रिज्या है उसके आधे के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ऐसे समझिए कि आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, जो मैंने हिंदी में बोला वो आपको लिखना ही है। आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो कोई भी आपने जो क्या लिखा उस पर कोई नहीं ध्यान देता, आपका ये फॉर्मूला मेन होता है। अब इसको भी हमें प्रूफ करना है, अगर प्रूफ पूछी जाए, वरना हमारे तीनों नियम कंप्लीट हो गए। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो ये जो टाइम पीरियड t है, t क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
और अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां पे टाइम बराबर आ जाता है जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कवर हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल और क्षेत्रफल ये वेग, यानी कि dA/dt, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कि कितना उसने क्षेत्रफल कवर किया और उसकी क्या चाल थी, स्पीड क्या थी, उसके पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल ये वेग निकाला था dA/dt, ये दूसरे नियम से ही निकाला था। इसकी वैल्यू आई थी J/2m। तो इसको अभी हम लोग रखते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब t बराबर होगा पूरा क्षेत्रफल, तो अब चूंकि t क्या है, टाइम जो है पूरे क्षेत्रफल का पूरा निकालने के लिए है, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब अगर आपने दीर्घवृत्त यानी कि जो इलिप्टिकल कैलकुलेशंस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई, चूंकि इसमें r तो है नहीं, इसमें दो त्रिज्याएं हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई a/b, तो π/a/b, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा ये वाला dA/dt, यानी कि J/2m, है ना, J/2m। तो अगर हम देखिए ये अपॉन बटे के बटे में ये 2m ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/a/b × 2m, और ये अब नीचे बचेगा सिर्फ j, है ना। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा π² a² b², 2 का हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा m²/j², है ना। और इसके बाद हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे a और b दोनों आ रहे हैं, हमें सिर्फ या तो a में चाहिए वैल्यू या b में चाहिए, हम दो वेरिएबल लेके नहीं चल सकते, तो हमें या तो a को हटाना पड़ेगा या b को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, l, जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी दीर्घवृत्त के लिए, l कांस्टेंट होता है, वो होता है b²/a। तो हमारे पास b² तो है, अगर हम a का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, a का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए b²/a, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ गया, है ना, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये a⁻3 हो गया। तो ये पूरा मिला के बन जाएगा क्या, l। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे आगे लिख देते हैं, π² a³ b, ये तो हो जाएगा पूरा l × 4 को आगे लिख देते हैं और m², है ना, अपॉन में लिखते हैं j। तो देखिए 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, j कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है। तो बचा क्या, ये बचता है t, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ t। जब कांस्टेंट हटा दे तो प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। और ये हमारा तीसरा नियम इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों नियम हम लोगों ने पहले तो केपलर के तीनों नियम देखे, फिर उनको प्रूव किया। तो आपको सिर्फ तीनों नियम लिखने होते हैं, कई बार आपको प्रूव करना होता है, कई बार एक नियम प्रूव करना होता है, तो जो भी आपका आता है क्वेश्चन। तो पहला है कक्षाओं का नियम, यानी कि जो ग्रह घूमते हैं वो किस में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, यानी कि किसी भी समय में जितना भी क्षेत्रफल, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए अभी चंद्रयान 3 में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था, या फिर हमारे यहाँ से जितने भी उपग्रह अब छोड़े जाते हैं उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कम दूरी करनी पड़ेगी बराबर क्षेत्रफल बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे जब भी ये पास में आता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ पे आने पे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये केपलर का दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है, परिक्रमण कालों का नियम, यानी कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, यानी कि इसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कितना बड़ा इसका जो क्या बोलते हैं दीर्घवृत्त है, उस पर ये डिपेंड करेगा। जितना बड़ा दीर्घवृत्त होगा उसको एक चक्कर लगाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अलग अलग ग्रहों का जो एक साल होता है वो अलग अलग होता है, किसी को 365 दिन लगते हैं, किसी को उससे ज्यादा दिन लगते हैं, किसी को उससे कम दिन लगते हैं। तो ये जितना बड़ा इसका एरिया यानी कि दीर्घवृत्त होगा उतना ज्यादा इसको
टाइम लगेगा। तो यहाँ पे केपलर के तीनों कॉन्सेप्ट्स आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, इससे इन कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि है छोटा सा लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, वो है ग्रेविटेशन का न्यूटन्स का नियम। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और उनको भी बताइए कि फिजिक्स आप यहाँ से आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ इसमें छूट रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।